अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे हम बोलते हैं एमएस। एमएस को जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होता है, इलेक्ट्रिसिटी वायर के चारों तरफ एक प्लास्टिक की कवरिंग रहती है, जिसे हम इंसुलेशन बोलते हैं। इंसुलेटेड वायर होता है। अगर उस वायर की जो बाहरी कवरिंग है, यानी कि जो प्लास्टिक की कवरिंग रहती है, वो डैमेज हो जाए तो तार जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं एक नंगा सा दिखाई देने लगता है, यानी कि तार जो है एक्सपोज हो जाता है। दोस्तों, ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर न्यूरॉन्स रहते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स रहते हैं और उनकी एक प्रोटेक्टिव शीट होती है, यानी कि एक रक्षात्मक। जिस तरीके से वायर के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग रहती है, ठीक इसी तरीके से हमारे न्यूरॉन्स के अंदर एक माइलिन शीट नाम की एक कवरिंग रहती है। अगर वो कवरिंग किसी न किसी कारणवश से डैमेज हो जाए, किसी वजह से डैमेज हो जाए, तो उससे होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन हमें मैसेज देता है कुछ करने के लिए। जैसे अभी अगर मेरे यहाँ चींटी ने काटा, तो मेरे को मैसेज आएगा यहाँ चींटी ने काटा, तुरंत हाथ वहाँ जाता है और ब्रेन को मैसेज आता है, बॉडी रिएक्ट करती है। तो ये जो मैसेज ब्रेन देता है बॉडी को एक्शन करने का, इस एक्शन में, इस काम करने के तरीके में जो है एरर पैदा हो जाती है, खलल पैदा हो जाता है, एक कम्युनिकेशन एरर और ख़राबी आ जाती है। क्योंकि हमारा ब्रेन जिस तरीके से बॉडी को कंट्रोल करता है और जो मैसेज भेजता है, तो वो मैसेज सही से नहीं जा पाते हैं। होता क्या है, ग्रेजुअली ये जो नर्व्स रहते हैं, यानी कि जो न्यूरॉन्स रहते हैं, वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। और स्क्लेरोसिस से आप वो समझ सकते हैं एक तरीके का स्टिफनेस, एक तरीके का स्टिफनेस जैसे बोल सकते हैं, एक तरीके की आप खराबी कह सकते हैं, किसी भी नर्व के अंदर कोई खराबी आ गई। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी नर्व्स को अटैक करना शुरू कर देता है। जब अटैक करना शुरू कर देता है तो उसकी माइलिन शीट खराब हो जाती है और उसके बाद से जो साइन एंड सिम्टम्स निकल करके आते हैं, जैसे हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब आइए जानते हैं इसके क्या सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साइन एंड सिम्टम डिफ़र करते हैं, यानी कि वेरी करते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। किसी इंसान को अलग सिम्टम दिखाई देंगे, किसी इंसान को अलग सिम्टम आते हैं, और ये डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है, कौन से नर्व फाइबर जो है डैमेज हुए हैं और कितनी मात्रा में डैमेज हुए हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले सिम्टम की अगर हम बात करें तो वो मूवमेंट के अंदर दिक्कत आती है। आपके लिम्ब के अंदर एक नंबनेस आ सकती है, सुनपन हो सकता है, कमज़ोरी आ सकती है। एक साइड की बॉडी पे आपके आपके लेग्स और आपका ये आर्म राइट साइड का प्रभावित हो सकता है, या फिर आपकी लेफ़्ट साइड की आर्म या फिर लेफ़्ट साइड की आपकी लेग प्रभावित हो सकती है। इसमें सुन्नपन सा होने लगेगा और एक तरीके से वीकनेस भी हो सकती है। और एक दूसरा सिम्पटम जो है इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशन। इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशन ऐसा लगता है जैसे पेशेंट को, अगर वो अपनी नेक यानी कि गर्दन को आगे फॉरवर्ड करता है, इस तरीके से आगे फॉरवर्ड करता है, तो उसको ऐसा लगता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का करंट जैसा उसके लग गया। ये भी सिम्पटम जो है मरीज़ को आता है। तीसरा सिम्पटम आपको मिल सकता है ट्रिमर। आपके जो है इस तरीके से ट्रिमर आ सकते हैं आपको चलने में, और जो गेट होता है, जो चलने की स्टाइल होती है, मतलब वो आपकी चलने का जो स्टाइल है वो गड़बड़ कर सकता है। और तीसरा अहम इसमें लक्षण आपको देखने को मिल सकता है कि विज़न प्रॉब्लम, यानी कि दिखाई देने में दिक्कत। आपका पार्शियल या कंप्लीट विज़न लॉस हो सकता है। एक आँख का हो सकता है या दूसरी आँख का हो सकता है, या फिर दोनों आँखों का आपका विज़न, आपका जो दिखाई देने की आपकी आँखों के अंदर क्षमता होती है वो आपकी ख़त्म हो सकती है। मूवमेंट करने पर, आँख को घुमाने पर आपको दर्द भी हो सकता है। प्रोलॉन्ग डबल विज़न, यानी कि आपको डबल विज़न भी दिखाई दे सकता है। एक लक्षण देखने को मिलता है विलर विज़न। विलरी विज़न मतलब धुंधला-धुंधला आपको दिखाई देगा। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के और भी लक्षण देखने को आप मिल सकते हैं, जैसे कि आपका स्पीच, आपकी स्पीच के अंदर लड़खड़ाहट हो सकती है। बोलने में आपको एक तरीके से लड़खड़ाहट पैदा होगी, आप सही से अल्फाजों का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे, सही से आप बोल नहीं पाएंगे, अपनी बात को सही से रख नहीं पाएंगे, यानी कि आपके बोलने के तरीके में जो है एक लड़खड़ाहट पैदा हो जाएगी। आपको डिजीनेस यानी कि चक्कर भी आ सकता है। आपका सेक्सुअल फंक्शन, आपकी इंटेस्टाइन और आपका ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली में भी दिक्कत हो सकती है, यानी कि पेशाब करने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। सेक्सुअल फंक्शन में आपकी दिक्कत आ सकती है। और आपको टिंगलिंग यानी कि पेन, किसी भी अफेक्टेड पार्ट्स, बॉडी के किसी पार्ट में आपको टिंगलिंग हो सकती है। और आपको टिंगलिंग यानी कि पेन हो सकता है, बॉडी के किसी भी अफेक्टेड पार्ट्स में आपको टिंगलिंग, पेन, सेंसेशन इस तरीके से हो सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कॉज के बारे में, यानी कि इसके कारण के बारे में।
तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोई कॉज नहीं है, ये अननोन कॉज है इसका, लेकिन इसको ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंतर्गत रखा गया है। ऑटोइम्यून डिजीज़ वो होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो रक्षात्मक प्रणाली होती है, जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का, यानी कि जो इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, वो क्या करता है, अपनी ही सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, अपनी ही बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ये होता है, हमारी जो सेल इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे नर्व फाइबर, जो माइलिन शीथ होती है, जो कवरिंग होती है न्यूरॉन्स की, जो प्रोटेक्ट करती है उसको, उसकी रक्षा करती है, तो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और वो कवरिंग जो है डैमेज हो जाती है। फिर ब्रेन हमारा मैसेज बॉडी के पार्ट्स को नहीं कन्वे कर पाता, नहीं भेज पाता, इसलिए हमारी मूवमेंट में, हमारे बोलने में, हमारे सेक्सुअल फंक्शन में, हमारे पेशाब करने में, कई सारे बॉडी पार्ट्स में चलने में बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। जब इम्यून सिस्टम हमारे माइलिन शीथ को अटैक करता है, ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से एक वायर होता है इलेक्ट्रिसिटी का और उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग रहती है, उसकी जो कोटिंग रहती है, अगर उसको हम डैमेज कर दें तो उसके अंदर भी एरर आ जाती है, उसके अंदर भी खराबी हो जाती है। तो होता क्या है, ब्रेन हम अपना मैसेज जो है कन्वे नहीं कर पाता, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाता है, या तो पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है मैसेज को, या फिर एक स्लो स्पीड से जो है मैसेज आता है। तो इस तरीके की दिक्कत की वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन बन जाती है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि काहे कि बहुत सारे लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है और दूसरे को नहीं होता है। मतलब क्यों एक बंदे को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन बन रही है और दूसरे बंदे को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन नहीं बन रही है। तो इसमें रिसर्चर का कहना है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व हैं, और ये एक थ्योरी है। अभी इसमें आप श्योरली नहीं कह सकते किस वजह से जो है आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन हुई। दोस्तों, मैं एक दूसरे कारण के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसको मैं बहुत अच्छे से बिलीव करता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो रहा है, अगर किसी को कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हो रही है, तो एक ये जो जीएनएम है, यानी कि जर्मन न्यू मेडिसिन, इसका जो थ्योरी है, इसका जो कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी है, वो मुझे ज़्यादा प्रभावित करती है। और अगर आप जो एमएस के पेशेंट हैं, अगर आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट हैं, तो आप अपनी निजी ज़िंदगी में झांकिए, देखिए, जब तक आपको एमएस के सिम्टम दिखाई नहीं दिए थे, तो उससे पहले की आपकी लाइफ कैसी थी, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था। तो जीएनएम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका जो कारण है वो ये है कि सेल्फ डिवोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट। सेल्फ डिवोल्यूशन का कह सकते हैं आप एक फीलिंग स्टक का मतलब ये है कि कोई भी इंसान है जो अपने ज़िंदगी के किसी भी मरहले में है, किसी भी लाइफ, मतलब वो चाहे स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज लाइफ में है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो मैरिड लाइफ में अपनी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में एक फीलिंग स्टक, मतलब एक अजीब सा उसकी लाइफस्टाइल किसी ऐसे मोड़ पर जो है एक तरीके से फंसा हुआ सा फीलिंग जो आती है, फंसा हुआ सा जो महसूस करते हैं लोग, जो अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अब वो उस कंडीशन से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। एक फीलिंग स्टक हो जाता है, जैसे लगता है जैसे किसी जैसे ऐसा लगता है जैसे कि आपने किसी शेर को जो है पिंजड़े में बंद कर दिया, आपकी आज़ादी छीन ली गई, आपको एक तरीके से आपके पर काट दिए गए, आपको उड़ने का मौका ही नहीं मिला। तो फीलिंग वर्थलेस, जैसे आपको कुछ है ही नहीं, आपके अंदर से एक अजीब सी नेगेटिविटी जो आती है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहता है कि आपको आज़ादी नहीं मिल पाई, या आप अपनी लाइफ जिस तरीके से जीना चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं जी पाए। फीलिंग वर्थलेस, आप जैसे आप कुछ है ही नहीं। तो ये नेगेटिविटी जो है, इसकी वजह से भी आपकी ब्रेन जो है क्या करता है, आपकी बॉडी पे गलत मैसेज डालता है, जिसकी वजह से आपके न्यूरॉन जो है डैमेज होने लगते हैं। तो अगर आप लोगों को एमएस की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप खुद आपसे ये सवाल करिए, पूछिए, क्या एमएस के सिम्टम आने से पहले आपकी लाइफ में क्या चल रहा था। अगर आप 10 पेशेंट से पूछेंगे तो कम से कम 8 पेशेंट ये बताएंगे, हाँ मेरी ज़िंदगी में इस तरीके की कंडीशन थी, और वो कंडीशन कैसे आई, कैसे हुई, वो खुद जानते हैं। फिर उसको ठीक कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको एमएस की कंडीशन होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा संभावना है कि आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस के शिकार हो जाए। तो सबसे बड़ा तो ये है कि सेक्स, यानी कि अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल यानी कि वुमेंस के अंदर 2 से 3 गुना ज़्यादा चांसेस रहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के डेवलप होने के तुलना में कि आदमियों के, यानी कि फ़ीमेल में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एज ग्रुप का भी एक फैक्टर है, 20 से 40 साल की एज के लोगों को ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने की। और कुछ रेस का भी मैटर है, जो गोरे लोग होते हैं, वाइट्स, उनको ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर जो है एमएस की कंडीशन डेवलप हो जाए।
फैमिली हिस्ट्री भी मायने रखती है। अगर आपकी फैमिली में आपके माँ-बाप या आपके किसी सिबलिंग, किसी आपके चचेरे भाई, ममेरे भाई को अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन थी, तो आपको भी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और कुछ कंडीशन ये होती है कि आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन लगता है, कोई वायरस इन्फेक्शन लगता है, जिसे हम बोलते हैं एप्स्टीन वार वायरस। और ये वायरस क्या करता है, आपके अंदर आईएम डेवलप करता है। आईएम बोले तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो है प्रोड्यूस कर देता है आपकी बॉडी के अंदर। तो इस इन्फेक्शन की वजह से भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन बनती है। और एक रिस्क फैक्टर ये है, अगर आपकी बॉडी के अंदर लो लेवल ऑफ विटामिन डी है, यानी कि आपके अंदर विटामिन डी की मात्रा की कमी है, या फिर आप सूरज की रोशनी में ज़्यादा नहीं रहते हैं, सूरज से जो है आपकी बॉडी जो है एक विटामिन डी का जो सोर्स अच्छा होता है उसको नहीं लेती है, यानी विटामिन डी की कमी है आपके अंदर। और आपके अंदर इसके अलावा यानी कि ऑटोइम्यून डिजीज़, कोई भी आपके अंदर ऑटोइम्यून डिजीज़ पहले से है, जैसे कि थायराइड हो गया या टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई, या कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आपके बॉडी के अंदर पहले से अगर है, तो आपको पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन भी हो सकती है। और अब बात करते हैं दोस्तों एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, और उसके बाद बात करेंगे होम्योपैथिक स्कोप की। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एलोपैथ में देयर इज़ नो क्योर, उसमें कोई इसका इलाज नहीं है। कुछ सिम्टम जो है कुछ पर्सन के अंदर, कुछ इंसानों के अंदर एमएस के सिम्टम जो माइल्ड आते हैं, बहुत हल्के आते हैं, तो उस वक्त जो है ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एलोपैथी क्या करती है, अगर आपके जो प्रोग्रेशन है, जो डिजीज़ की प्रोग्रेशन है, जिस तरीके से डिजीज़ तेज़ी से फैल रही है, उसके प्रोग्रेशन को कम कर सकती है, यानी कि उसके फैलने को कम कर सकती है, स्पीड को घटा सकती है, और जो आपके सिम्टम आते हैं उसको थोड़ा बहुत मैनेज कर सकती है। इसके अंदर सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड यानी कि स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं। इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं, चाहे आपको ओरल जो है स्टेरॉइड दे सकते हैं। और जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उसके अंदर जो स्टेरॉइड दिए जाते हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उस साइड इफ़ेक्ट को मैं आपको बता दूं, जैसे आपका मूड स्विंग हो सकता है, आपकी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा हो सकता है, आपका बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको ब्लड शुगर यानी कि आपकी ब्लड शुगर की मात्रा भी आपकी बढ़ सकती है। दूसरा यहाँ पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट में होता है प्लाज्मा एक्सचेंज। प्लाज्मा एक्सचेंज उन पेशेंट का, उन मरीजों का किया जाता है जो स्टेरॉइड को देने के बाद उनकी बॉडी सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है, यानी कि स्टेरॉइड काम करना बंद कर देता है, तब प्लाज्मा फोरेसिस यानी कि प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाता है। तो ये तो हो गए एलोपैथिक ट्रीटमेंट के तरीके। अब बात कर लेते हैं कि लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज़ के सहारे हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो पहला टिप्स ये है कि आपको गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, आपको रेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, रेस्ट आपको ज़्यादा करना चाहिए। और आपकी जो नींद है, अगर आपको कोई नींद का डिसऑर्डर है यानी कि स्लीप एपनिया डिसऑर्डर है, तो आप प्रॉपर आपको नींद लेनी पड़ेगी, सही से आपको सोना पड़ेगा। जब प्रॉपर आप नींद लेंगे तो आपकी बॉडी को अच्छा फील होगा। दूसरा टिप्स ये है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर किसी मरीज़ के अंदर माइल्ड या फिर मॉडरेट सिम्टम है, यानी कि कम सिम्टम है या थोड़े से उससे अधिक सिम्टम है, वो लोग वाटर एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि स्विमिंग यानी कि तैर सकते हैं। अगर वो उनसे नहीं हो पा रहा तो वो वाइस साइकिलिंग कर सकते हैं, या फिर एक तरीके से वॉकिंग कर सकते हैं, या फिर योगा कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज से आपकी बॉडी पे काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा। और स्ट्रेस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन में ये देखा गया है कभी कभी सिम्टम जो है, लक्षण जो है बढ़ जाते हैं जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, जब आपको कोई तनाव होता है तब आपके सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अब लास्ट में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक स्कोप के बारे में। होम्योपैथी इसमें क्या कहती है, होम्योपैथी क्या कर सकती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन में, एक होम्योपैथ क्या कर सकता है। तो दोस्तों होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जो कि साइंस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन पर डिपेंड करती है। होम्योपैथी में क्या होता है कि अब इस एमएस की कंडीशन में हमें देखना होगा कि ये किस वजह से हुई। सबसे पहले इसका कारण तलाश करना होगा, किस कारण से मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन हुई, उस कारण में जाना होगा, और सारे सिम्टम को एक तरीके से एक इकट्ठा करना पड़ेगा, और पेशेंट की मानसिक लेवल, उसका फिजिकल लेवल और उसका इमोशनल लेवल पर पूरी रिसर्च करना पड़ेगी। उसके बाद डिज़ीज़ की डायग्नोसिस जो होती है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद, पूरा केस हिस्ट्री करने के बाद एक मेडिसिन जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम पर डिपेंड करती है, यानी कि सिंगल मेडिसिन जो निकल के आती है, वो मेडिसिन पेशेंट को दी जाएगी। उस मेडिसिन से क्या होगा, जो रिएक्शन बॉडी में चल रही है फ़िलहाल, जो गलत डायरेक्शन में हमारी जो ऑटोइम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी को यानी कि हमारे नर्व पे अटैक कर रहा है, वो सही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा और हमारी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। या फिर जो मैंने बताया था जीएनएम का जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, कॉज है एमएस का, वो पीछे से जानना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से आपको एक सेल्फ डिवोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट में आप चले गए। आप जो है एक फीलिंग स्टक, फंसा हुआ सा फील कर रहे थे उस वक्त, वो कंडीशन आप हमें बताएंगे, तब हम आपके
लिए एक बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन डिसाइड कर पाएंगे और उससे फिर आपका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा और आप दोबारा से सही डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे और आपकी बॉडी दोबारा से हेल्दी स्टेज में आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमसे ट्रीटमेंट लेना तो हमारे नीचे दिए गए नंबर, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं।